माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आपको भीख मांगते देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं भी आपके साथ चलता हूँ भीख मांगने। बेटा, दोबारा कभी ऐसा मत बोलना। मुझे भीख मांगना बुरा नहीं लगता। ये हमारा खानदानी पेशा है। एक तरफ विकास शांति और मेहनत की तलाश में, दूसरी तरफ यश दौलत में डूबा लेकिन खालीपन से भरा। तकदीर का खेल अब असली रंग दिखाने वाला था। रात बीत गई। सुबह की पहली किरण झोपड़ी में घुसी। माया की नींद अचानक खुली। उसने देखा उसका बेटा विकास अभी भी किताबें पढ़ रहा था। लगता है पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था। मेरी बात सच होती दिख रही है। सुबह होते ही माया अपना पुराना कटोरा उठाकर बाहर निकलने लगी। माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। आपको भीख मांगते देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं भी आपके साथ चलता हूँ भीख मांगने। बेटा, दोबारा कभी ऐसा मत बोलना। मुझे भीख मांगना बुरा नहीं लगता। ये हमारा खानदानी पेशा है। मेरे माता पिता भी यही करते थे, उनके माता पिता भी। लेकिन तेरे जन्म के समय पंडित जी ने कहा था, तू हमारी तकदीर बदल देगा। इसलिए तू सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। जिस दिन तू कामयाब हो जाएगा, मैं भीख मांगना छोड़ दूंगी। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, जल्द ही ये भीख मांगने वाला खानदानी पेशा मैं बंद करवा दूंगा। माया भीख मांगते मांगते उसी रामपुर गांव में पहुंच गई, जहां ठाकुर की हवेली थी। भगवान के नाम पर कुछ दे दो। भगवान आपका भला करेगा। चलते चलते वो ठाकुर की हवेली के ठीक बाहर पहुंच गई। ठाकुर और सावित्री ने उसे देखते ही घबरा गए। सावित्री, ये इतने सालों बाद यहाँ भीख मांगने आ गई। जल्दी से इसे पैसे देकर भगा दो। मैं नहीं चाहती कि यश की नजर इस पर पड़े। ये लो पैसे और भागो यहाँ से। हमारे गांव में दोबारा मत आना। यश ने पिता की बात सुन ली। उसके चेहरे पर गुस्सा और दया दोनों उभरे। पिताजी, इतने बड़े जमींदार होकर भी बुजुर्ग औरत से ऐसे बात करते हैं? तमीज भी नहीं है। अम्मा जी, आप चलो मेरे साथ। आपके कपड़े फटे हुए हैं। मैं आपको नई साड़ियाँ दिलवाता हूँ और वही खाना भी खिला दूंगा। देख रही हो सावित्री, इस यश का आगे क्या होगा? ये तो अभी से हमारी बात नहीं मानता। शायद पंडित जी की बात सच हो रही है। यश ने माया को में शहर की ओर ले गया। माया के लिए ये सब सपने जैसा था। कई सालों बाद किसी ने उसे इंसान की तरह सम्मान दिया। कार एक बड़े से शोरूम के बाहर रुकी। यश ने माया को अंदर ले जाकर कहा, अम्मा जी, आप यहाँ रुकिए, मैं अभी आता हूँ। अरे बेटा, ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम तो मुझे जानते भी नहीं। रहने दो अम्मा जी। यश ने सबसे महंगी साड़ियाँ लीं, रंग बिरंगी, चमकदार, सिल्क और जरी वाली। ये देखिए अम्मा जी, ये वाली लाल, ये हरी, ये नीली। बेटा, इतना सब क्यों? मैं तो बस एक भिखारिन हूँ। ये सब मेरे लिए बहुत है। अम्मा जी, आप बुजुर्ग हैं, आपकी इज्जत करनी चाहिए। और ये साड़ियाँ बस छोटा सा तोहफा है। अम्मा जी, आप बस आशीर्वाद दीजिए। मैं तो बस अच्छा करना चाहता हूँ। ये लीजिए अम्मा जी, कुछ पैसे। अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा खरीद लेना और जब भी मेरे गांव आना, मुझसे जरूर मिलकर जाना। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम खूब तरक्की करो। मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसके लिए खाना बनाना है। ठीक है अम्मा जी, जाइए और संभल के जाना। माया घर लौट आई। उसके हाथों में महंगी साड़ियाँ और ढेर सारे पैसे थे। विकास देखकर हैरान रह गया। माँ,
ये सब? आज लोग आप पर बहुत मेहरबान थे। हाँ बेटा, मैं रामपुर गांव भीख मांगने गई थी। वहाँ ठाकुर साहब के बेटे ने मुझे ये सब दिया, नई साड़ियाँ, खाना और इतने पैसे। क्या बात है माँ, जमींदार साहब का बेटा भी इतना अच्छा होता है, ये मुझे आज पता चला। चलो अच्छा है, अब आपको कुछ दिनों तक भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अब जल्दी खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है, फिर मुझे इंटरव्यू देने भी जाना है। हाँ बेटा, मुझे पता है, इसलिए तो मैं जल्दी आ गई। कुछ दिन बीत गए। माया के पास अब खाने पीने का सामान था, लेकिन विकास का मन बेचैन था। इंटरव्यू फेल हो रहे थे, नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने फैसला किया, अब दुनिया की राह पर नहीं, अपनी राह खुद बनानी है। रात को विकास उदास होकर घर लौटा। क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है? माँ, अभी तक 20 इंटरव्यू दे चुका हूँ, कहीं भी नौकरी नहीं मिली। बेटा, ऐसे जिंदगी से हार नहीं मानते। एक दिन तू हर खुशी हासिल करेगा, अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। माँ, आपकी यही बातें मुझे हार में नहीं देती, लेकिन अब मुझे कुछ और करना होगा। लगता है ऊपर वाला चाहता ही नहीं कि मैं किसी की नौकरी करूं। बेटा, कल जब मैं गांव में भीख मांगने गई थी, उस यश नाम के लड़के ने मुझे 5,000 रुपए दिए थे। उन पैसों से कुछ राशन का सामान ले आती हूँ। माँ, आप सुबह से रात तक भीख मांगती रहती हो, अब कुछ दिनों तक आप आराम करो, राशन मैं ले आता हूँ। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। विकास बाजार पहुंचा। वहाँ तरह तरह की दुकानें लगी थीं, कपड़े, राशन और कुछ लोग मूर्तियां बेच रहे थे। विकास एक मूर्तिकार के पास रुका। भैया, मैं अक्सर देखता हूँ सुबह से शाम तक आपकी सारी मूर्तियाँ बिक जाती हैं। इतना खर्चा आता होगा बनाने में, और ये मूर्तियाँ आप कहाँ से लाते हो? अरे भाई, इसमें मेरा पैसा नहीं लगता, सिर्फ मेहनत लगती है। हर त्योहार के लिए मूर्ति बनाता हूँ, तालाब से मिट्टी लाता हूँ, सांचे में डालकर तैयार कर देता हूँ। बहुत आसान है। ये तो बहुत आसान लग रहा है भैया। क्या मूर्ति बनाने का सांचा मुझे नहीं मिल सकता? हाँ, मिल सकता है। 100 रुपए का एक सांचा, लेना हो तो बताओ। ठीक है भैया, मुझे 5 सांचे दे दीजिए। एक गाय की मूर्ति का, एक मोर का, बाकी 3 किसी भी जानवर या पक्षी के। ये काम अच्छा है, लेकिन मेरे सामने दुकान मत खोलना, वरना मेरा धंधा ठप हो जाएगा। अरे नहीं भैया, चिंता मत करो, मैं आपके आसपास दिखाई भी नहीं दूंगा। विकास 1,000 रुपए के सांचे और कुछ राशन लेकर खुशी खुशी घर लौटा। माँ, अब आपका भीख मांगना बंद। मैंने बहुत पढ़ाई की है, बिजनेस के आइडिया भी पता है। आप खाना बनाइए, मैं तालाब से मिट्टी लेकर आता हूँ। हम आज से मूर्तियाँ बनाना शुरू करते हैं। लेकिन बेटा, ये सब होगा कैसे? होगा माँ, बस देखिए। विकास ने ढेर सारी मिट्टी लाई। खाना खाने के बाद दोनों ने मिलकर मूर्तियां बनानी शुरू की। क्या बात है बेटा, इतना आसान है, कितनी खूबसूरत मूर्तियां बन गईं। माँ, मुझे कुछ पैसे और दे दो, रंग बिरंगी कलर्स लेकर आता हूँ, फिर देखना मूर्तियाँ और भी जीवंत लगेंगी। माया ने पैसे दिए, विकास ने कलर्स लाए। उसने मूर्तियों में ऐसे रंग भरे कि वो बिल्कुल जिंदा लगने लगी। बेटा, ऐसी मूर्तियां तो बाजार में भी नहीं मिलती। तेरे अंदर एक कलाकार छुपा था, आज पता चला। माँ, अब मैं ये मूर्तियाँ यहाँ नहीं, दूर दूर शहरों में जाकर अमीर लोगों को बेचूंगा। सारी मूर्तियां बनकर तैयार हो गईं। गाय, मोर, हिरण, सब रंग बिरंगे, जीवंत। विकास ने और दूर किसी शहर की ओर निकल पड़ा। विकास अमीर बंगलों के इलाके में घर घर गया। एक बड़े बंगले के गेट पर रुका। सर, नमस्ते। ये सारी मूर्तियाँ मैं और मेरी माँ मिलकर हाथों से बनाते हैं। देखिए,
गाय की मूर्ति, मोर, हिरन आपके बंगले की शोभा बढ़ा देंगी। वाह, कितनी खूबसूरत है। ये हाथ से बनी है? जी सर, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री साहब भी इन्हीं मूर्तियों को ऑफिस में लगवाते हैं। लेकिन आप हमारे पहले ग्राहक हैं, इसलिए एक मूर्ति सिर्फ 10,000 में दे दूंगा। अरे वाह, मैं कितना खुशनसीब हूँ। मुख्यमंत्री वाली मूर्ति मेरे घर में। मेरे दोस्त जलेंगे जब देखेंगे। लो, ये लो पैसे, सारी मूर्तियां लेता हूँ। शाम तक विकास ने सारी मूर्तियां बेच दी। जेब में 1 लाख रुपए लेकर घर लौटा। बेटा, इतनी जल्दी? और ये इतने पैसे? माँ, सारी मूर्तियां बिक गईं। 1 लाख रुपए। अमीर लोग, जिस तरह हम गरीबों को मूर्ख बनाकर सामान बेचते हैं, मैंने वही तरीका उन पर आजमा दिया। उनको मूर्तियों का शौक है और मैंने मुख्यमंत्री का नाम जोड़ दिया। बेटा, तूने कमाल कर दिया। पंडित जी की बात सच हो रही है। तेरी मेहनत रंग ला रही है। कुछ दिनों बाद यश लंदन से वापस लौटा। उसके साथ एक लड़की थी, नेहा। यश, तू लंदन से वापस? और ये लड़की कौन है? पिताजी, कॉलेज वालों को शायद मेरा बिहेवियर पसंद नहीं आया। उन्होंने मुझे निकाल दिया। लेकिन नेहा ने बहुत साथ दिया। हम दोनों। नमस्ते अंकल, मैं नेहा यश के साथ लंदन में मिली थी। बेटा, पढ़ाई? हमने इतने पैसे खर्च किए। माँ, पढ़ाई से ज्यादा जिंदगी जीना सीखा। अब क्या करूं? कल नई कार चाहिए और कुछ पैसे। यश, ये सब कब तक चलेगा? मैं उम्मीदें। समय बीतता गया। विकास की मूर्ति का बिजनेस फैलता चला गया। अब उसकी दुकानें कई शहरों में थीं। लोग दूर दूर से उसकी हाथ से बनी मूर्तियां खरीदने आते। माया अब भीख नहीं मांगती थी। वो अपने बेटे के साथ खुशी से रहती थी। लंदन से निकाला गया। यश दिन रात नशे में डूबा रहता। एक दिन ठाकुर बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, बहुत तनाव है, दिल कमजोर हो गया है। सावित्री, अब ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। मुझे माफ कर दो। जाओ, विकास को ढूंढो। उसे बताओ सच। मेरी आखिरी इच्छा है। कुछ दिन बाद सावित्री विकास के पास पहुंची। विकास अब सफल बिजनेसमैन था। बेटा, मैं तेरी असली माँ हूँ। तू ठाकुर रघुवीर सिंह का बेटा है। हमने गलती की, बच्चों की अदला बदली। तेरी माँ माया वो भिखारिन नहीं, वो तेरी पालक माँ है। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी माँ माया, उन्होंने मुझे पाला, पढ़ाया। मैं उनका बेटा हूँ। माँ, आप दोनों मेरी माँ हो, जिसने मुझे जन्म दिया और जिसने मुझे इंसान बनाया। मैं दोनों का बेटा हूँ। यश को भी बुलाया गया। वो हैरान और शर्मिंदा खड़ा था। मैंने कभी सोचा नहीं, मैं गरीब घर का हूँ, फिर भी मैंने सब बर्बाद कर दिया। भाई, अब सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों मिलकर परिवार बनाएंगे। तू मेरे साथ बिजनेस में आ, हम साथ में आगे बढ़ेंगे। दोनों मेरे बच्चे हो। अब तकदीर ने खेल खत्म कर दिया। सच्चाई ने सबको जोड़ दिया। तकदीर का खेल कभी कभी इंसान खुद खेलता है, लेकिन मेहनत, सच्चाई और दया किस्मत से भी बड़ी होती है। जो मेहनत करता है वो गरीबी से भी ऊपर उठ जाता है। और इस तरह दो माँओं के प्यार में दो भाइयों ने नई शुरुआत की। तकदीर बदली क्योंकि इंसान ने उसे बदला। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।